नमस्कार, आप सुन रहे हैं डिस्कवरी आईएएस पॉडकास्ट, एक ऐसा मंच जहां हम सिविल सेवा की तैयारी को सरल, स्पष्ट और मार्गदर्शक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, यूपीएससी का सपना वही पूरा करता है जो सही दिशा में मेहनत करता है। आज के इस एपिसोड में हम न्यूज़पेपर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, सुबह आप अखबार उठाते हैं तो पहला पन्ना उसमें राजनीतिक बहसों और नेताओं के बयान से भरा पड़ा, दूसरा आप देखेंगे तो चमकदार विज्ञापनों से भरा पड़ा मिलेगा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भीड़ उसमें देखने को मिलेगी और फिर आता है खेल, मनोरंजन और स्थानीय खबरें। तो इसमें हमारा जो दिमाग है यह सबसे बड़ा सवाल हमसे यह करता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए इनमें से मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दोस्तों, हर साल लाखों एस्पिरेंट्स इस दुविधा में फंसे रहते हैं और कोई कहता है पूरा अखबार पढ़ो, कोई कहता है सिर्फ एडिटोरियल काफी है, तो कोई ये मानता है कि मासिक मैगजीन ही अखबार की जगह ले लेगी। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से मानना है। क्या सच्चाई है इसमें, आज इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर अखबार को आप समझदारी से पढ़ लेते हैं तो यह आपकी तैयारी को सबसे मजबूत नींव तैयार करके देता है, और अगर इसको आप गलत तरीके से पढ़ते हैं तो आपके कई घंटे बर्बाद होते हैं और इसका फायदा लगभग आपको शून्य मिलता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इस कंफ्यूजन का अंत करेंगे और हम जानेंगे कि अखबार पढ़ने का सही तरीका क्या है, कौन से पन्ने, कौन सी खबरें आपके लिए काम की हैं, कैसे हम उससे नोट्स बनाएं, कैसे हम इनको अपने सब्जेक्ट से जोड़ें, कैसे हम इंटरव्यू की तैयारी करें। इन सभी प्रश्नों का जवाब आज आपको इस एपिसोड में मिल जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज का यह एपिसोड आपके अखबार पढ़ने का नजरिया बदल देगा और आपकी तैयारी को एक नई धार देगा। शुरू करते हैं हम आज के अपने इस पॉडकास्ट में। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर, न्यूज़पेपर की रीडिंग को लेकर बच्चों के बीच में बहुत ही एक उस तरह की जिज्ञासा होती है कि हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए सर। तो इसी विषय पर आज का पॉडकास्ट हमारा केंद्रित है। सर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है बच्चों के जिनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं और देन सर आपके सुझाव को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि न्यूज़पेपर को हम कैसे ग्रिप करें सर। सबसे पहले दोस्तों, जब यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे होते हैं तो पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आता है कि हम न्यूज़पेपर को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। सर, इस प्रश्न का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर को हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें या कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर की जहां तक बात आ रही है उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि यूपीएससी की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मूल स्रोत जो समसामयिक है, करंट है, वही होता है। जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके आधार पर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कहीं पर। तो तैयारी की शुरुआती दौर से ही कोशिश यह करनी चाहिए कि न्यूज़पेपर एक स्रोत के रूप में हमारे सामने रहे। जैसे मान लिया तैयारी हम शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लिया या पढ़ते हैं या कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा, है ना, तो उसको उसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी एक इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल रिसोर्स के तौर पर यूज में आना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर हम शुरुआती दौर से ही, तैयारी की शुरुआत से ही न्यूज़पेपर पर ध्यान केंद्रित करें तो पढ़ाई की रणनीति ज़्यादा अच्छी होगी और स्टैटिक और करंट दोनों को जोड़ने वाली जो एक आर्ट होता है वो बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। तो शुरुआती दौर से ही न्यूज़पेपर पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है सर। तो आपने समझा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे होंगे तभी से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। सर, अब एक प्रश्न फिर से हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है सर कि हमें क्या किसी एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए या कई प्रकार के न्यूज़पेपर्स को? सर, देखते हैं आज के दौर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी जो है पत्रिकाएं हैं जो लगातार मार्केट में उपलब्ध हैं। तो सर, क्या कोई स्पेसिफाइड है न्यूज़पेपर जिसे हमें जो है ध्यान केंद्रित कर उस पर हमें पढ़ना चाहिए? स्पेसिफाइड कहना तो बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उन पर फोकस ज्यादा होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है कि जो नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी अगर हम द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, खासतौर से इन दो अखबारों की बात करें तो ये परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के ध्यान में रखते हुए दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। रीजन उसका एक बहुत बड़ा है कि ये दोनों जो न्यूज़पेपर्स हैं इनका जो समाचार है, इनका जो न्यूज़ है या जो भी एनालिटिकल कमेंट्री है या आर्टिकल्स हैं इसमें या एडिटोरियल का फीचर्स है, वो मोर और लेस उस तरह के लोग लिखते हैं इनमें जो बोनाफाइड एक्सपर्ट्स हैं या जिनके लेखन से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। उस तरह के आलेख या उस तरह के आर्टिकल्स होने के कारण उनका
इम्पोर्टेंस रिलेटिवली ज्यादा है। तो यह कहना बहुत उचित नहीं होगा कि किसी एक अखबार को फोकस कर लिया, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस का पैटर्न देखें पिछले 10-20 सालों का, तो मोर और लेस हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर आता है सामने वर्कर, और कुछ हद तक एक्सप्रेस हाल के समय में, जहां से क्वेश्चंस हमें सीधे सीधे मिलते हैं, मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी। लेकिन कुछ बातें इसमें यह भी ध्यान रखनी होती हैं कि कई बार किसी स्टूडेंट को यह लग सकता है कि हिंदू या एक्सप्रेस डिफिकल्ट हो रहा है पढ़ने में। खासतौर से मुझे जहां तक अनुभव हो रहा है कि हिंदी मीडियम वाले जो छात्र होते हैं उनको यह समस्या होती है कई बार। तो मेरा उसमें सुझाव यह रहेगा कि आपको लैंग्वेज पर फोकस नहीं भी करेंगे अगर, तो भी हम इंग्लिश अखबार का यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी नहीं है न्यूज़पेपर पढ़कर, लेकिन मुझे यह अवश्य देखना है कि हिंदू या एक्सप्रेस जैसे अखबारों में अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे मान ले जेन जी पर जो ये नेपाल में घटना घटी और जो सरकार अभी कर रही है, नई प्रधानमंत्री जो आई है उसके बाद जो स्थिति है, उसकी जो एनालिसिस या कमेंट्री ये अखबार करेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो तुलनात्मक रूप से बेहतर होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर हमें अंग्रेजी समझ में नहीं भी आ रही बहुत, तो इतनी चीजें उससे जरूर निकाली जा सकती हैं कि आखिर अखबार ऐसा क्या लिख रहा है उस घटना पर, है ना। वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसके कुछ बातें अगर नहीं समझ में आ रहा है बहुत, तो कुछ बातें उसकी ढूंढकर लिखी जा सकती है, तो उस पर प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। रही बात जहां हिंदी मीडियम के अखबारों की, तो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो तुलनात्मक रूप से अच्छा अखबार है काफी हद तक, और बहुत हद तक उससे कवरेज हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर में अगर तुलना करेंगे, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो नाम मैं ले रहा हूँ, द हिंदू और एक्सप्रेस, दे आर ट्रूली नेशनल। बाकी जो अखबार हैं उसमें से अधिकांश हैं वो क्षेत्रीय हैं, तो उनका जो फोकस है वो क्षेत्रीय न्यूज पर ज्यादा होता है, इसलिए आर्टिकल्स का नंबर या उसकी जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सीमित होती है अंग्रेजी अखबारों की तुलना। तो अखबार तो कोई भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से मुझे लगता है कि हिंदू और एक्सप्रेस को फोकस करना ज्यादा अच्छा होगा। और अगर हिंदी में पढ़ना है तो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का पढ़ा जा सकता है काफी हद तक, है ना। प्रेफरेबली अगर तीनों में तुलना करें तो आई वुड सजेस्ट द हिंदू इज अ बेटर न्यूज़पेपर फॉर एग्जाम, हमारी परीक्षा को ध्यान में रखें। ओके सर, तो आपने समझा होगा कि हिंदू न्यूज़पेपर को आप प्रेफर कर सकते हैं। सर का जो दिशा निर्देश है उसके तहत आप अगर देखेंगे तो आप गौर कर सकते हैं द हिंदू पर। सर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर अब तो न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका बच्चों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, या फिर जो है अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से वो ग्रिप भी कर पाएंगे। सर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, यह हमारी परीक्षा 3 चरणों में सर है। तो प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से, फिर मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से, फिर इंटरव्यू के उद्देश्य से सर हमें क्या बाइफरकेट करना होगा न्यूज़पेपर की घटनाओं को, या फिर जो है हम जनरली उसको पढ़ते जाएं और हमारा पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों जो है उससे बहुत इजीली टिकल हो जाएगा? इसमें मैं 2 तरीके से बात करना चाहूंगा। पहली बात तो यह समझनी है कि करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स, हिंदी में उसको कहें तो समसामयिक घटना है सर, और समसामयिक मुद्दे, जी सर, 2 अलग अलग शब्द हैं। बिल्कुल सर, दोनों हमें न्यूज़पेपर से मिलते हैं। ठीक है सर। लेकिन लेकिन जो समसामयिक घटनाएं हैं वो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि जो समसामयिक मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स, जी सर, वो हमारे मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जी सर। अब दोनों में फर्क कैसे करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक न्यूज़पेपर देखकर तुमको बताऊं। जी सर। जैसे आज के हिंदू में एक न्यूज है फर्स्ट पेज पर ही नीचे, जी सर, कि पेंडेंसी कंटिन्यूज टू प्लेग एससी एज केस बैकलॉग हिट्स ऑल टाइम हाई। अब इसमें यह लिखा गया है कि द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 88,417 इवन व्हेन द कोर्ट इज करंटली फंक्शनिंग विद इट्स फुल सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ यह बता रहा है कि उच्चतम न्यायालय में नंबर ऑफ केसेस कितने पेंडिंग हैं, जी सर, और उच्चतम न्यायालय की सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है जस्टिसेस की, और कितने जस्टिसेस हैं अभी। तो 3 बातें इससे आ गई सामने।
कि अब तक की सबसे अधिक संख्या जी सर अभी इस वर्ष दिखाई दे रही है, और दूसरा कि इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, कितने न्यायाधीश अधिकतम हो सकते हैं और कितने हैं अभी। ये जो फैक्ट्स हैं ये इवेंट के अंदर दायरे में आ जाएंगे, तो ये फैक्ट्स हमारे लिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है सर, है ना। अब इसमें कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं कि नंबर पूछ दिया जाए। जी सर। जैसे मान लिया स्टेट सर्विस में अगर आता है क्वेश्चन तो नंबर पूछ दिया जा सकता है ना, कि कितने जजेस हैं अभी मौजूदा। दूसरा यह पूछा जा सकता है यूपीएससी में, अगर प्रीलिम्स की बात करें, कि जजेस की संख्या कौन निर्धारित करता है, और उसके लिए कोई कानून है या संसद को अधिकार है या भारत सरकार को अधिकार है। इस तरह का प्रश्न करंट इवेंट के दायरे में रखेंगे अगर, तो यह प्रीलिम्स के प्रश्न बनाए जा सकते। लेकिन जो टाइटल है इसमें आर्टिकल की, ये एक मुद्दा है बिल्कुल सर, कि भारत में न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो क्या हमारा न्याय तंत्र प्रभावकारी नहीं रहा? क्या उसमें समस्याएं कौन सी आ गई हैं, चुनौतियां कौन सी हैं? क्या ऐसा किया जाए जिससे कि वो पेंडेंसी घट जाए केसेस की? ये समसामयिक मुद्दा है, यह हमारे मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो, राइट। अब उसी तरीके से दूसरा प्रश्न अगर देखें यहाँ, तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत क्लियर कट। आज के अखबार में एक खासियत यह है कि इसमें काफी अच्छे न्यूज हैं जो आपके कई जगहों पर काम आएंगे। जी सर। इसमें एक न्यूज है कि व्हाट डू एससी गाइडलाइंस से ऑन डीएनए। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है जी सर डीएनए के ऊपर। जी सर। राइट। जी सर। अब इसमें क्या है कि डीएनए वाला जो एरिया है, जी सर, डीएनए वाला एरिया हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डीएनए क्या होता है, क्या उसका महत्व है, शरीर में कहाँ पाया जाता है ना। जी सर। ये हमारा फैक्चुअल एस्पेक्ट है, जो इवेंट जो मैंने कहा कि करंट इवेंट है उसके दायरे में आ जाएगा ये। लेकिन गाइडलाइंस जो पूछा है इसने, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि डीएनए पर गाइडलाइंस की जरूरत होगी? क्या कोई उसमें चुनौती आ गई है सामने, या कुछ ऐसा हो गया है? जैसे यहाँ लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए सैंपल्स इन क्रिमिनल केसेस, डायरेक्टिंग स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन, स्विफ्ट ट्रांसफर एंड ए क्लियर चेन ऑफ कस्टडी। तो आपराधिक मामलों की जांच करने में जब हम फॉरेंसिक टेस्ट करते हैं तो डीएनए सैंपल अगर हमने निकाला तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कैसे हम उस डीएनए सैंपल का यूज करेंगे जिससे कि हम क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन पर पहुंचे। ये जो पूरा मुद्दा है ये हमारे मेंस और इंटरव्यू के लिए पूछा जा सकता है। इस तरीके से फिल्टर करने की जरूरत है कि हम पीटी और मेंस और इंटरव्यू को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, है ना। वो सभी जगहों पर है, वो हर जगह पर है, वो चाहे हिंदी अखबार हो चाहे अंग्रेजी अखबार हो। इस तरीके से अंतर किया जा सकता है उसमें। ठीक है सर। सर अगला प्रश्न मेरा यह रहेगा, जैसे अभी हम लोगों ने न्यूज़पेपर हम लोगों के सामने ही है सर, मैं एक बार चाहूंगा सर आप बच्चों को यह बताएं कि एडिटोरियल सर कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या मुख्य बातें जो एडिटोरियल की हो ध्यान में रखी जाए जब हम किसी भी एडिटोरियल को पढ़ते हैं सर अपने परीक्षा के दृष्टिकोण। ये अच्छा, इसमें थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा इसको, है ना, कि अखबार पढ़ने का जो तरीका है होता है वो क्या है। जैसे मैं शुरुआत करूं अगर इस अखबार से, हिंदू है हमारे सामने। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आमतौर पर तो हम लोग यह कह देते हैं कि एडिटोरियल पेज ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर। और जो बाकी अखबार के पेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो कई बार पॉलिटिकल, कई बार स्टेट लेवल इस तरह की न्यूज आते हैं। और एडिटोरियल पेज या आर्टिकल्स वाला पेज इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बारीक छोटी सी चीज न्यूज के रूप में छपी है जो हम ओवरलुक करते हैं और वहां से प्रश्न मिल जाता है। बिल्कुल। तो मैंने क्लास में हमेशा यह कहा है कि अखबार को एक टेक्स्ट बुक की भांति पढ़ा जाना चाहिए। हर छोटे शब्द पर गौर किया जाना चाहिए, हर छोटे आइटम पर गौर किया जाना चाहिए, और कहीं से भी वो प्रश्न पूछ दिया जा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक बहुत छोटा सा न्यूज है, यहाँ देखिए, नो कंपटीशन बिटवीन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। राइट। अब न्यूज तो बहुत छोटा है यहाँ पर, यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या कहा कि हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में कोई टकराव या प्रतिस्पर्धा नहीं। अब हमारे लिए ये इनसिग्निफिकेंट न्यूज है, लेकिन अगर मैं परीक्षक के दृष्टिकोण से देखूं तो मैं अनुच्छेद 343 से 351 जो संविधान का है, जो भाषा से संबंधित, मैं सीधे सीधे वहां से प्रश्न पूछूं
है ना। तो एक तो यह है। दूसरा कि जैसे यहाँ न्यूज है कि पीएम एलेजेस प्लॉट टू चेंज मिक्स ऑफ बॉर्डर पॉपुलेशन। तो राज्यों के बीच जो सीमाएं हैं पूर्वोत्तर राज्यों, उसमें कई राज्यों के बीच सीमा विवाद है, तो सीमा विवाद से प्रश्न बनाया जा सकता है, राइट। उसी तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि सेंटर रीओपन्स पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स टिल October 14, साइट्स मार्केट ग्रोथ। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अपने आप में प्रश्न है, पीटी का भी, मेंस का भी। उसी तरह लिखा है व्हाइट गुड्स, श्वेत वस्तुएं क्या होती है ना। तो व्हाइट गुड्स क्या है, ग्रीन गुड्स क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे जो टर्म होते हैं उनको गौर करने की जरूरत है और उसको कायदे से कॉपी पर नोट डाउन किया जाना चाहिए। पहला चरण तो यह है कि जो सीधे पूछा गया है वहां से क्वेश्चन क्या निकल सकता है, उसमें कहीं कुछ पर एनालिसिस नहीं करते। पेंडेंसी ऑफ केस, तो कितने केस लंबित हैं, कितना सैंक्शन है, जजेस की संख्या, कितने जजेस हैं, फैक्चुअल डिटेल्स हम उसका लिख लें। पीएलआई स्कीम क्या है, व्हाइट गुड्स किसको कहते हैं, भाषा, हिंदी भाषा कहाँ लिखी गई है, भाषा से संबंधित प्रावधान क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या है। इस तरीके से पहले जो आर्टिकल की टाइटल है या न्यूज की, उस टाइटल से हमने वो फैक्ट्स निकाला। पहला चरण यह है। ठीक है सर। अब दूसरा चरण यह आता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। उस डायमेंशन के लिए हमें एडिटोरियल पर जाने की अधिकांश। जैसे अगर हम यहां देखें एडिटोरियल के न्यूज को, इसमें लिखा है, एक एडिटोरियल है, इंप्रूविंग मैक्रोस, इंडिया सीम्स सेट फॉर ए पीरियड ऑफ लो इन्फ्लेशन एंड रिलेटिवली हाई ग्रोथ। यह जो एडिटोरियल का पॉइंट है, ये सीधा सीधा एक प्रश्न दे रहा है कि उच्च समृद्धि दर और निम्न मुद्रास्फीति यह कैसे हो सकती है। बिल्कुल। जब हम समृद्धि दर बढ़ाते हैं तो समृद्धि दर बढ़ाने से मांग बढ़ती है, राइट। ठीक है। मांग बढ़ती है क्योंकि आय बढ़ेगी, आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ेगी। इसका मतलब कि हायर ग्रोथ जब होती है तो इन्फ्लेशन थोड़ा हायर होता है। लेकिन अगर हमें हायर ग्रोथ भी चाहिए और लोअर इन्फ्लेशन भी चाहिए, यह परस्पर विरोधी चीज लगने वाली बात कैसे हो रही है, यह इस प्रश्न के दायरे या इस न्यूज से हमें निकलता है, यहां से निकालने की जरूरत है। जी सर। तो जो न्यूज आइटम यहाँ प्रकाशित हुआ है, उस आइटम से हमारा प्रश्न क्या हो सकता है, इस पर काम करने की जरूरत है। यह दूसरा चरण है। ठीक है। पहला चरण तो हो गया कि जो शाब्दिक है वहां से निकाल लिया। हाँ। दूसरा चरण है कि इसमें प्रश्न क्या बन सकता है, क्या कोई ऐसी बात इसमें कही गई है। ठीक है सर। उसी तरह कैन इंक्लूसिव विजन ऑफ कंजर्वेशन कैन प्रोटेक्ट मोर हैबिटेट्स, कि निवास क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए। यह अपने आप में एक प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न क्या हो सकते हैं, ये अलग अलग आर्टिकल से हमें ढूंढ कर निकालने। ये दूसरा चरण है। ठीक है सर। तीसरा चरण यह होता है कि इसका अदर डायमेंशंस क्या हो सकता है, राइट। कि जैसे अगर हमसे यह पूछा जा रहा है कि कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी कट्स, फार्म्स वर्सेस फर्म्स डिबेट, कृषि और कंपनियों के बीच का है, कॉटन इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट तो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कॉटन इंपोर्ट क्या हो सकता है। अब ज्योग्राफिकली अगर देखें इसको, ज्योग्राफी में जाएं तो रिसोर्स एक चैप्टर है हमारे सिलेबस का। तो कॉटन कहाँ उत्पादित होता है, राइट। कॉटन मिल्स कहाँ है लोकेटेड, उसको मैप पर पूछा जा सकता है। तो हमें यह देखना है कि ये इसका डायमेंशन ज्योग्राफी में कहाँ है, हिस्ट्री में कहाँ है। कॉटन उत्पादन कब हुआ था भारत में, कहाँ होता था पहले, क्या भारत पहले कभी निर्यात करता था उसका, या हमेशा से आयात ही करता रहा है। तो ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, ठीक है। तीसरा कि जो कॉटन उगाने वाले फार्मर्स हैं उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इसके ये डायमेंशंस हमें ढूंढने की जरूरत है। तो जब हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें से देखा यह जाएगा कि इस न्यूज का हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशंस कहाँ कहाँ है। तो 3 चरणों में हमें पढ़ना है न्यूज। पहला है शाब्दिक रूप से जो चीजें निकल कर आ रही है वो नोट डाउन करना है। दूसरा करना है कि जो मेंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पीटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सीधे सीधे निकाले जाएं। और तीसरा यह है कि उसके अलग अलग विषयों के डायमेंशंस क्या हो सकते हैं।
राइट। यहाँ पर है जैसे ब्रिंगिंग ग्लोबल एजुकेशन होम, कि वैश्विक शिक्षा को भारत में लाना है। तो शिक्षा सोशल इश्यूज का टॉपिक है, सामाजिक महत्व का विषय का। लेकिन शिक्षा केवल वहीं तक सीमित नहीं है, शिक्षा से मानव पूंजी बनती है। तो ह्यूमन कैपिटल में उसका रोल क्या है, बिल्कुल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्यों कहते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, शिक्षा का अधिकार संविधान में शामिल कब हुआ, शिक्षा पद्धति ब्रिटिश काल में शिक्षा पद्धति कैसी थी, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है। अगर ह्यूमन कैपिटल देखेंगे तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। ऐसे डायमेंशंस अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन मिस करेगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस। अदरवाइज होता क्या है कि हमने तो पढ़ लिया ग्लोबल एजुकेशन, सीधे सीधे शाब्दिक। अब जो परीक्षक है वो अगर इतिहास का कोई प्रोफेसर है या क्वेश्चन सेटर है जिसकी पृष्ठभूमि इतिहास की, उसके लिए हार्ट ऑफ कमीशन ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षा में वह पूछा जाए कि शिक्षा पद्धति में, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति में क्या ऐसी कमियां थी, क्या ऐसी खासियत थी, और उसमें क्या ऐसा परिवर्तन लाया हमने स्वतंत्रता के बाद। तो ट्रेंड भी पूछा जा सकता है। तो हिस्ट्री वाली बात हिस्ट्री का प्रोफेसर पूछेगा। अगर कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोफेसर है देन ही में आस्क की शिक्षा का अधिकार 21A में क्यों रखा है हमने, कहाँ है, किस संशोधन से लाया गया। अगर सामाजिक होगा तो वह पूछा जाएगा कि शिक्षा कैसे समाज में लाभ पहुंचा सकती है। अगर नैतिकता की बात करेंगे तो यह कहा जाएगा कि शिक्षा हमारा नैतिक मानक कैसे सुधार सकती है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो मानव पूंजी में शिक्षा का क्या योगदान है। तो अलग अलग प्रिज्म से उसको देखने की जरूरत है। ये तीसरा चरण होता है। इस रूप में अगर अखबार पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका नहीं होगा और उससे सारे क्वेश्चन लगभग हमें पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है सर। सर ये तो अब हम लोगों को ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है ना, किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ते समय। अब सर अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर हमारे जैसे जीएस के पेपर में सर कई सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो सर हम सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग कैसे करें सर करंट अफेयर्स के साथ? किन किन बातों पर विशेष रूप से हमें ध्यान रखना जरूरी होता है सर कि ये हमारा, जैसे सर अभी आपने एग्जांपल दिया कई सारे जो है कि आपको इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ध्यान रखना है, इसमें पॉलिटिकल सर, तो ऐसे सर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से, पॉलिटी सब्जेक्ट से या ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कैसे लिंकेज करें, क्या तरीका हो सर जो सबसे बेहतर हो सर? इसमें सबसे पहला जो चरण है वो यह है कि सिलेबस हमारे पास हमारा जो है जी सर, पीटी और मेंस का, वो मुझे याद होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। पहली शर्त तो यही। जैसे मैंने ये पढ़ा कि पीएम एलेजेस प्लॉट टू चेंज मिक्स ऑफ बॉर्डर पॉपुलेशन। जी सर। या अगर हिंदी अखबार की मैं बात करूं तो यह है कि सभी राज्यों के रेरा नियम एक समान हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अगर हमें यह पता है कि सिलेबस में रेरा पढ़ना है मुझे किसी भी जगह, तब तो मेरे लिए वो न्यूज इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ना तो मेरे लिए वो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं, भले अखबार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर। तो पहली शर्त तो यह है कि पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अचानक से तो यह नहीं होगा जो मैंने कहा। जी सर। अचानक से तो डायमेंशंस नहीं खुलेंगे, लेकिन हमारा रोज अभ्यास होना चाहिए, है ना। इसलिए मैं सुझाव यह देता हूँ या दे रहा हूँ अभी कि हमें डर कर अखबार पढ़ना छोड़ना नहीं है। जी सर, है ना। हाँ। और इस बात से भी नहीं डरना है कि अंग्रेजी अखबार है, बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज है इसकी और मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मुझे केवल उसकी आर्टिकल्स अगर नहीं भी पढ़ते हैं, बहुत अगर शब्दों का ज्ञान नहीं भी अंग्रेजी में, तो भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा ध्यान जाना चाहिए कि वहां से प्रश्न बनेगा तो हम उस विषय को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर पूर्वोत्तर से विषय प्रश्न बन रहा है तो आंतरिक सुरक्षा में पूर्वोत्तर में समस्याएं क्या है, ये हमें अगर याद है मुझे सिलेबस है कि आंतरिक सुरक्षा के पाठ्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्य पढ़ा जाता है, तो मुझे पूर्वोत्तर की समस्या, पूर्वोत्तर में सीमाओं की समस्या क्या है, मैंने यहां से निकाल लिया। ठीक है। अब उसको मैं हिंदी में जहां से मटेरियल चाहूं वहां से पढ़ सकता हूं, मटेरियल की समस्या तो है नहीं। लेकिन अभी इसको डर कर अगर छोड़ देंगे तो यह हमारे लिए एक नुकसानदेह साबित हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। दूसरा कि सोचेंगे हम कि हर विषय का कितना डायमेंशन हो सकता है। मान लीजिए इसका तरीका बताता हूं कि हमारे जीएस के पाठ्यक्रम में
जितने विषय हैं जी सर, उतना डायमेंशन तो है ही। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो हमें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कितने डायमेंशन सोचो। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और एथिक्स है। तो 10 डायमेंशन से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो हमने अगर यहाँ लिखा कि पूर्वोत्तर और उसको लिखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, इस तरीके से अपनी कॉपी पर एक चार्ट बनाया और तब ये देखा कि पूर्वोत्तर का इतिहास क्या है। तो पूर्वोत्तर स्वतंत्रता के पहले क्या था, राइट, कैसे बना, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स, कैसे बन गए 7 सिस्टर्स, उसमें कुछ तो किंगडम थे, बिल्कुल सर, वो कैसे आ गए हमारे पास। तो ये हमें समझ में आ गया कि उसका इतिहास क्या है। अब अगर पाठ्यक्रम याद है जी सर, तो इतिहास के पाठ्यक्रम में यह लिखा है राज्यों का पुनर्गठन, बिल्कुल सर, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आपको पढ़नी है। तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था ये इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो असम तो था, असम के बाद बाकी 7 राज्य, 6 राज्य कहां से आ गए, उनका पुनर्गठन कैसे हुआ, ये इतिहास के पाठ्यक्रम में मेल खा जाएगा। तो हमसे पूछा जा सकता है प्रश्न वहां से। उसी तरह ज्योग्राफी, अगर दूसरा डायमेंशन देखें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफिकल उसकी फीचर्स क्या है पूर्वोत्तर की, उसमें दुर्गमता है, पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है तो सीमा की समस्या हो सकती है, दुर्गम क्षेत्र है तो क्यों है दुर्गम, पर्वतीय क्षेत्र है कौन से पर्वत है वहां, और क्या लैंड फॉर्म्स हैं। तो लैंड फॉर्म्स जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो अगर हमारे पाठ्यक्रम में है तो लैंड फॉर्म्स ढूंढा जाएगा कि ज्योग्राफी का डायमेंशन वहां लिंक हो गया। वहां का समाज कैसा है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है उसका लाइफ और जो मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या रहती है उसका लाइफ, दोनों में अंतर है। तो सामाजिक स्थिति वहां की क्या है, सांस्कृतिक क्या है, धार्मिक क्या है, ये देखा जाएगा। राज व्यवस्था वहां की कैसी है, शासन व्यवस्था को चुनौतियां कौन सी मिल रही हैं, ये देखा जाएगा। इसके अलावा सीमा की सुरक्षा कैसे हो सकती है, अगर दुर्गम क्षेत्र है तो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ जाएगा। उस तरीके से अगर हम एक एक डायमेंशन को फाइंड आउट करते चलेंगे तो समस्या नहीं होगी लिंकेज में। समस्या तभी होगी जब पाठ्यक्रम याद नहीं रहेगा। तो पाठ्यक्रम अगर याद है और कहीं से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे सिलेबस में जितने विषय हैं उतने डायमेंशन है, उसको केवल सोचना है 10 मिनट कि इतिहास में इसको कहां से ढूंढा जाए। और अगर हमें मटेरियल चाहिए तो और एक आसान तरीका बता देता हूं कि अगर मान लिया हमने कहा पूर्वोत्तर का इतिहास, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से पढ़ूं, तो हमने गूगल पर टाइप किया हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, तो मुझे इन हिंदी, तो उसने हिंदी में वो मटेरियल ला दिया कि इतिहास क्या, हमारे पास मटेरियल आ जाए। तो मटेरियल की समस्या नहीं है, समस्या केवल यह कि उस डायरेक्शन में हमारी सोच जानी चाहिए, बिल्कुल सर, बस तथ्यों की समस्या नहीं है। अब कम से कम ये तरीका होगा मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये सर जो है, और आप लोग बिल्कुल इस पर गौर भी करिएगा जो सर के सुझाव हैं कि आपको इंटरलिंकिंग कैसे करना है। सबसे फर्स्ट काम आपको यह करना है कि आपको सिलेबस बखूबी ध्यान में रखना है, और जैसा कि बहुत सर ने बताया भी कि बहुत सारे लोगों को सिलेबस ध्यान में नहीं रहता, तो धीरे धीरे वो अभ्यास से सर जो है संभव हो पाएगा। ठीक है, रोज हमारे सामने वो सिलेबस होना चाहिए, हमारा जो स्टडी टेबल है उसके सामने हमारा सिलेबस होना चाहिए, और रोज उस पर नजर जानी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सिलेबस ये हमारे सामने होने ही चाहिए पढ़ाई करने के दौरान, बिल्कुल सर, उसके बाद ही पढ़ाई की शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल, इसको आपको ध्यान में रखना है सर। अब तो न्यूज़पेपर तक हम न्यूज़पेपर में इतनी बातें कर ली सर, अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यह भी उठता है कि सर न्यूज़पेपर के साथ साथ हमें कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करनी चाहिए, या पत्रिका अगर हम पढ़ लें तो क्या न्यूज़पेपर को स्किप कर सकते हैं? इन दोनों प्रश्नों का सर जवाब मैं आपसे चाहूंगा। नहीं, स्किप तो नहीं कर सकते जी सर। न्यूज़पेपर की अपनी विशेषता है जी सर, पत्रिकाओं की अपनी विशेषता है। ठीक है सर। पत्रिका क्या हो रही है, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती है उनके बनाने का जो स्रोत है वो तो अखबारी है, ठीक है सर, मोस्टली, ठीक है सर। और जो बना रहा है, मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो भी पत्रिका है जहां से भी बन रही है, उस बनाने वाले ने अखबार को कैसे देखा है, उसके कितने डायमेंशंस उसने फाइंड आउट किए हैं, और उसको ध्यान में रखकर उसने पत्रिका बनाई है या जो सीधे सीधे दिख रहा है उससे बनाती है, ये वो जानता है, ये हमें पता नहीं चला। जी सर। तो अगर हमने एक माह की पत्रिका उठाई और यह देखा कि उसमें 50 न्यूज आइटम है,
तो हमें 50 तो कवर कर लिए, लेकिन हो सकता है जैसे अभी मैंने कहा था ना कि ये हिंदी वाला बहुत छोटा सा न्यूज जी है, लेकिन ये क्वेश्चन दे सकता है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी छोटी बातों को अगर उसने ओवरलुक कर दिया होगा तो वो खतरा हो सकता है ना, तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। बिल्कुल सर। अगर जो स्टूडेंट है वो खुद ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है इस अप्रोच से जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हर छोटी चीज पर उसका ध्यान जाएगा, तो उसके बचने का स्कोप नहीं है, तो रिस्क उसका धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो न्यूज़पेपर को तो रिप्लेस नहीं कर सकते मैगजीन से, ये तो तय बात है सर। न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल सर। वो मेरे ख्याल से तो वह अनिवार्य शर्त है, वो अवश्य पढ़ा जाना। बिल्कुल। रही बात एक सप्लीमेंट के तौर पर पत्रिका की, तो वो हम कोई पत्रिका पढ़ सकते हैं। उसमें फायदा यह होता है कि खास तौर से जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं उसको एक कंपाइलेशन हमें मिल गया कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आंकड़े हैं, तथ्य हैं, वो बहुत जगहों पर अलग अलग बिखरे होते हैं, तो पत्रिकाएं उसको एक जगह संकलित कर देती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं। तो कलेक्ट कर लेंगे तो हमको एक जगह पढ़ने को मिल जाएगा, ये आसानी होती है, तो हमारा समय बचता है थोड़ा, और एक जगह हमें पत्रिका में वो फैक्ट्स मिल जाते हैं, ये लाभ है। बट लेट अस नॉट थिंक कि न्यूज़पेपर को हम रिप्लेस कर दें और केवल पत्रिका पढ़ लें तो उससे काम चल जाएगा। काम चल भी सकता है, लेकिन रिस्क हमेशा रहेगा, है ना, रिस्क हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों का समन्वय बनाकर बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, है ना। सर अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर अभी 2026 प्रारंभिक परीक्षा हमारे सामने है सर, यूपीएससी की। तो मैं चाहूंगा कि अभी से सर, जैसे अभी हम लोग जब से यह पॉडकास्ट अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं सर, यहाँ से लेकर प्रारंभिक परीक्षा जब तक हमारी हो जाती है वहां तक के लिए हम क्या प्लान करें कि न्यूज़पेपर से चीजें निकाल कर, या चाहे जैसे सर कि करंट अफेयर्स में हम बेहतर स्कोर कर पाए सर। 2026 के प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं सर। प्रीलिम्स किसी भी वर्ष का हो जी सर, तो मुझे लगता है कि जैसे जिस मंथ में भी परीक्षा है उसके एक माह पहले तक जी सर का मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। जैसे अगर मई एंड में परीक्षा है तो अप्रैल एंड तक का हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। अब वहां से हम 12 महीने पीछे आए तो अप्रैल से काउंट करेंगे। अप्रैल 2026 पहला मंथ होगा, तो अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, तो पहले 4 महीने जो हुए, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026, ये सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है सर। उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण होगा दिसंबर 2025, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। ठीक है सर। और उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण होगा अगस्त, जुलाई, जून और मई। तो एक वर्ष का कवरेज हो गया। अब हमारे पास यह है कि हम आज की तारीख में हम सितंबर के मिड में बैठे हैं, राइट जी सर। तो हमारे पास सितंबर हाफ मंथ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना हमारे पास बच रहा है उन टॉपिक्स का जो तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण होंगे जनवरी से अप्रैल 2026 वाले के लिए। यानी इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी छात्र को। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें छूट गई हमारी, ऐसा डरने की जरूरत नहीं। रही बात पिछला जो है कि मैंने कहा मई, जून, जुलाई, अगस्त और जो 15 सितंबर तक का है, 4.5 महीने का जो मिस कर गया है, जिसने पढ़ रखा होगा, मेरे ख्याल से सबने पढ़ा ही होगा अब तक, जो भी करंट तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है किसी तो कोई भी मैगजीन उठाकर हम उससे कवरेज कर सकते हैं बहुत हद तक। ठीक है सर, अभी तक का। और आज से लेकर अप्रैल 30, 2026 तक अगर हमने प्रतिदिन अखबार को आधे घंटे, 1 घंटे भी इस अप्रोच से दिया तो मुझे नहीं लगता कि करंट से कोई समस्या होगी परीक्षा। बिल्कुल। और अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी आते हैं तो कोई भी सामान्य सा स्टूडेंट भी 15 क्वेश्चन को हल कर सकता है। अभी क्या है एवरेज। ठीक है सर। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे दिमाग में फिर से जो है आ रहा है सर। जैसे हमने जीएस के पेपर की बात कर ली, करंट अफेयर्स का जो है, और प्रीलिम्स की भी बात कर ली हमने सर, जो है ठीक है, प्रीलिम मेंस दोनों की बात कर ली। मेंस में सर एक पेपर हमारा निबंध का है सर। तो मैं सर आपसे यह जानना चाहूंगा कि निबंध के पेपर में क्या हमारा जो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं इसकी कोई भूमिका होती है उस पेपर को जो है बहुत अच्छे से ग्रिप करने में, या फिर जो है सर बस ऐसे ही है कि हम अगर जो जनरली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उससे काम चला सकते हैं निबंध के पेपर में? सर निबंध के संदर्भ में सर मुझे थोड़ा सा न्यूज़पेपर का रोल, हाँ रोल क्या है सर? निबंध को ऐसे समझेंगे, निबंध में मैंने क्लास में हमेशा डिस्कस किया है एक शब्द
आइडिया, जी सर, IDEA। जी सर, I is for information, D is description, बिल्कुल सर, E is expression and A is analysis। चारों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है आर्गुमेंट या तर्क। जी सर, वही निबंध की खासियत होती है कि हर निबंध में वो तर्क देखना है, जिसमें सबसे पहला जो चरण है वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है सर। विदाउट इंफॉर्मेशन हम ना तो कुछ आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं, न ही एनालाइज कर सकते हैं, न ही अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने विचार भी अभिव्यक्त करने हैं अगर, मान लिया होगा हमने कहा कि गांधी का एक स्टेटमेंट कोट कर दिया कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं वो स्वयं में लाएं, तो हमने गांधी का स्टेटमेंट तो कोट कर दिया, लेकिन इसके बारे में अगर सूचना ही नहीं होगी तो हम उसको आगे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। बिल्कुल सर। और उसमें दिक्कत क्या है कि एक वाक्य लिखा है कि सत्य का कोई रंग नहीं, सत्य कोई रंग नहीं जानता, ट्रुथ नोज नो कलर, इस बार का निबंध है। अब इसमें क्या है कि वाक्य का अर्थ मान लिया मुझे समझ में भी आ गया सपोज, लेकिन जब तक हमारे पास तथ्य नहीं होगा तब तक हम या सूचनाएं नहीं होंगी तब तक हम उसको 1000 शब्द तक कैसे एक्सपेंड करें। वो सूचना देने वाला कार्य अखबार करता है। तो निबंध में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो अलग अलग डायमेंशन से वो हमें वो करता है और हमें सूचनाएं देता रहता है उस तरीके से। तो निबंध में बहुत बड़ी भूमिका इस रूप में देखी जाती है। ठीक है सर। सर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध तीनों के लिए सर लाभकारी हो सकता है। बिल्कुल सर, इस पॉडकास्ट का अंतिम प्रश्न है सर हमारा। सर, इन चरणों के बाद हम अपने इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं सर यूपीएससी में। तो इंटरव्यू जब हम देते हैं सर तो बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारा इंस्टीट्यूट हमें सुझाव देता है कि उस दिन तक का न्यूज हमें जो है ग्रिप करना चाहिए। सर, आपका सुझाव क्या है कि हमें इंटरव्यू के समय न्यूज़पेपर को कैसे जो है कंपाइल करना चाहिए? क्या मुख्य बात है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू देने से पहले? कुछ हद तक तो बात सही है कि जो लेटेस्ट होता है वो पूछा जाएगा इंटरव्यू में। जी सर। तो लास्ट 10 डेज का जो न्यूज़पेपर होता है जस्ट बिफोर इंटरव्यू, 10 दिनों का पेपर जरूर ध्यान में होना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसी 10 दिन पर प्रश्न होगा। हमें ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स, जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर प्रश्न बनते हैं इंटरव्यू में अधिकांशतः। फैक्ट्स भी होते हैं, फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। करंट इवेंट्स भी चाहिए और मुद्दे भी होने चाहिए। मुद्दे इसलिए पूछे जाते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी टेस्ट करना है, उसको एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक सप्ताह का न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो हमारा पर्पस पूरा हो जाए। ओवर द पीरियड हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हमें हेल्प मिलेगा इंटरव्यू। तो अगर हमने शुरुआत से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना रखी है तो बारिंग फ्यू क्वेश्चंस, कुछ बहुत टेक्निकल क्वेश्चन को अगर हटा दें तो इंटरव्यू कभी भी समस्या का कारण नहीं बने। लेकिन उसके लिए होना यह चाहिए कि हम एक दिन में 10 अखबार नहीं पढ़कर हम रोजाना अगर 1 घंटा अखबार पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत दूसरा होता है और किसी भी चीज को हम आसानी से इंटरलिंक कर सकते हैं। तो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा होगा, ये कह सकते हैं। फोकस एरिया यह होगा कि इंटरव्यू के पहले 10 दिनों के अखबार पर गंभीरता से नजर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा होगा इस पॉडकास्ट में कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, कैसे अप्रोच करना है और किन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। हम लोग अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब के लिए आप लोग एपिसोड से जुड़े रहें और आशा करता हूं कि आप लाभान्वित। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।